राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग अपनी अगली क्लास करेंगे। 2026 को जो हम लोग इकोनॉमिक्स के पूर्वावलोकन की बुक हल कर रहे थे, उसका आज हम लोग बी सेक्शन सामाजिक विकास से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, सामाजिक विकास से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम लोग उनको देखेंगे। चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए सामाजिक विकास से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? वो किया था अगस्त कॉम्टे जी ने। सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे ने की पुस्तक द पॉजिटिव फिलॉसफी में विकसित एक विचार है। यह विचार बताता है कि समग्र रूप में समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कर्तव्य 3 चरणों का माध्यम से विकास होता है। वह विकास के कौन कौन से माध्यम? 3 माध्यम: धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है विकास के जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि। विकास के जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं होती। बिल्कुल विकास की पर्याप्त माप नहीं होती, इसलिए 1 और 2 दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन 1 सही होगा। इसके हम लोग व्याख्या थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या है, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि का मतलब अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय की वृद्धि से है, जबकि सामान्यतः यदि जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुणवत्ता एवं परिणात्मक परिवर्तन से है। अर्थात आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ऐसा माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जीवन की गुणवत्ता को सही रूप से नहीं प्रदर्शित करता। इसलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास की पर्याप्तता माप के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। बिल्कुल धनात्मक संबंध है। एसडीजी लक्ष्यों को आधारभूत आयाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल अंतर संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और दोनों सही और सही व्याख्या भी है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें दर्शित विकास के मापों के प्रस्तावित किया गया है, तो वह है प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला देखते हैं, इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या है, प्रश्नगत विकास के मापनों का उनके संचालन में आने का सही क्रम है प्रति व्यक्ति आय पहले है, फिर PQLI, फिर HDI। अगला प्रश्न है, HDI मानव विकास सूचकांक एवं वार्षिक सूचकांक है। ये एक वार्षिक सूचकांक है जो UNDP द्वारा वर्ष 1990 में जारी विकास रिपोर्ट में प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? वह है शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इससे आगे क्वेश्चन भी आएंगे। पर हम इसकी व्याख्या है, जीवन की भौतिक गुण सूचकांक PQLI मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों के लिए जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100
की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है, जबकि एक की ओर जाना खराब स्थिति का परिचायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ये था मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? वे प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? ये था यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी मापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। अगला है, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला साक्षरता को शामिल किया गया। बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। अगला तीसरा ऑप्शन है, ये पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत मानता है। नहीं, इसको तो नहीं मानता है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतकों के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, तो ये भी नहीं शामिल। इससे केवल 1 और 2 होगा। अब चाहे ये 2025 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था, तो हम लोग इसको एक बार चाहे तो देख लेते हैं। यूएनडीपी ने वर्ष 1996 में मानव विकास रिपोर्ट में क्षमता गरीबी मापन नामक से एक संयुक्त सूचकांक प्रस्तुत किया, जो 3 बुनियादी मानवीय क्षमताओं में कमी को मापता है। वो 3 क्या है? स्वास्थ्य और पोषित रहने की क्षमता, स्वास्थ्य प्रजनन की क्षमता तथा शिक्षित और ज्ञानवान होने की क्षमता। इसके तहत स्वास्थ्य और पोषण की कमी को दर्शाने के लिए बाल कुपोषण 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का अनुपात जिनका वजन कम है को शामिल किया गया है। क्षमता गरीबी मापन में शिक्षा और ज्ञान की क्षमता में कमी को मापने के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत सूचकांक के रूप में लिया गया है। पुरुष साक्षरता को क्षमता गरीबी मापन का सूचकांक नहीं माना गया है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है अबूब उल हक द्वारा। अगला देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं, इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक SDI जो 1990 में सबसे पहले आया था, का विकास प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के कुल निदेशक ने किया गया था। कुशल निदेशक में किया गया था प्रो अमृत सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इनमें सहयोग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूएनडीपी ने वर्ष 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा था SDI 1990 में ही प्रकाशित हुआ था। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिंसर ने किया था। नहीं, उसमें महमूद उल हक तो थे, लेकिन प्रिंसर के द्वारा अमृत सेन जी थे, इसलिए केवल एक ही सही होगा। केवल एक डी ऑप्शन सही होगा और 2 ऑप्शन गलत होगा। ये यूपीपी से 2025 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा, देखिए इसका दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि SDI की संकल्पना निर्माण का श्रेय महबूब उल हक के नेतृत्व में अमृत सेन सहित विद्वानों को समूह को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमृत सेन से संबंधित है? तो वह है सक्षमता उपागम। अगला देखते हैं, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो वह था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, तो वह एक संयुक्त सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
इसमें इसकी व्याख्या दी हुई है, इसमें स्टार लगा हो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो एसडीआई का विकास हुआ है ना, इसकी पूरी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी व्याख्या है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई के विकास वर्ष 1990 में यूएनडीपी से संबंधित पाकिस्तान अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। वर्ष 2010 में एसडीआई की गणना हेतु नई प्राविधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 प्रतिमानों को शामिल किया जाता है। तो पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक, यह 2 नए आंकड़ों पर आधारित है। तीसरा है स्कूलावधि के औसत वर्ष और स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष, और तीसरा है जीवन का स्तर आय सूचकांक। उल्लेखनीय है कि पहले जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता था, परंतु बाद में इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी स्टार लगा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें स्टार लगा उसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था जीवन प्रत्याशा शामिल है, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, लेकिन उसमें सामाजिक असमानता शामिल नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि या आयु या जीवन प्रत्याशा, इसलिए 1, 2, 4 होगा। इसमें 1, 2, 4 सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऊपर व्याख्या पढ़ी इसलिए दोबारा व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक भाग नहीं है? तो वह भाग नहीं है स्वास्थ्य एवं पोषण। बाकी इसमें प्रति व्यक्ति आय भी है, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा भी है, और सकल नाम निवेश दर मतलब शिक्षा, इसका मतलब है सकल नाम निवेश मतलब शिक्षा में कितने लोगों का प्रवेश हो रहा है, ये उससे मतलब है इसका। तो पहला ए नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं था इसमें। शिक्षा सूचकांक की गुणवत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? इसमें प्रति व्यक्ति आय तो था, और साक्षरता भी थी, जीवन प्रत्याशा भी थी, ये सकल नाम निर्देश ये साक्षरता से संबंधित है, लेकिन नगरीकरण नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये मानव विकास 2022 की रिपोर्ट है, लेकिन अभी हम लोगों को नई रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर लगाना है। तो अब जब भी आप पेपर देने जाए तो नई रिपोर्ट को जरूर देखें। ये हर वर्ष आती है ना, 2026 में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग उसका देखेंगे। इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, ये भी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग जब भी पेपर देने जाइएगा तो एसडीआई के जो भी रिपोर्ट आई हो ना, उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि उससे आप लोग देख रहे हैं ना कि प्रश्न बनते हैं तो हमें देख के जाना ही है। हम लोगों ने इसका स्टैटिक तो कर लिया है, लेकिन जो करंट का आएगा डाटा उसको हम लोग को देख के ही जाना होगा। निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत के यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक के ऊपर स्थान मिल सकेगा? तो वह है बच्चों का स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना, ये दोनों, और 2 और 4, 3 और 4, इसलिए बी 3 और 4 होगा। पहला, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ये तो उसमें बात नहीं थी, किसानों को अधिक साग, ये भी उसमें नहीं था। अगला आप चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी हम लोग नहीं देखते क्योंकि ये भी करंट से संबंधित ही था। अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन संस्था ने भारत में आर्थिक विकास
पथ को रोजगार विहीन, जड़हीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? तो वह है यूएनडीपी। यूएनडीपी ने 1990 में इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोबारा भी आ सकता है। वर्ष 1996 की मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा गया। यूएनडीपी द्वारा देशों के निर्माताओं के नीति निर्धारण के समय उक्त तथ्यों की ओर ध्यान देने की अपील की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न चलिए इसको देख लेते हैं। यूएनडीपी के किस मानव विकास सूचकांक में एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी 2010 में। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2010 एसडीआर 2010 में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी। तो लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी आप बताइएगा? 2010 में। अगला प्रश्न चलिए इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी करंट से संबंधित है, इसलिए इसको काट देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? भारत में अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी में तो नहीं हो सकता है। इसमें सी आंसर है। निम्नलिखित कथन गलत है। वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। ऐसा इसका कोई संबंध नहीं, सिर्फ सी होगा। सी सही उत्तर होगा इसके हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये इसका अगला प्रश्न है। मानव विकास की बात करें तो एशिया देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है, तो वह सी कोरिया का तब रहा होगा। इसमें इस जो भी सूचकांक आते हैं ना, वो करंट के डाटा से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए आप लोग करंट का जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये वाला 2025 में आया बीपीएससी में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। ये 2023 में कितनी हो गई है? तो ये होगी 72 वर्ष। 2023 में ये 72 वर्ष हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचकांक चुना है? तो वह है भूटान। भूटान ने राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानो निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पर अपनी संपत्ति को मापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? वह है भूटान। भूटान ही ऐसा देश है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय संपन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? वह है भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, इसको नहीं देखते हैं क्योंकि ये करंट से संबंधित था, तो इसको नहीं देखते हैं। ये भी नहीं देखते हैं, ये भी करंट से संबंधित था, इसको देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकार से हैं? ये तीनों ही हैं। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार, ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय राज्य किसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन करवाया? वह था केरल, नहीं मध्य प्रदेश था।
मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, शायद इससे दोबारा प्रश्न आ जाए। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है, तो वह नहीं देता है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। बाकी तीनों था, आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक और स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसमें शामिल है, लेकिन बेरोजगारी संबंधी सूचकांक इसमें शामिल नहीं है। आप चाहें इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको भी रहने देते हैं क्योंकि ये भी करंट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सबसे विकसित राज्य कौन सा है? केरल ही है। अगला प्रश्न है 2000, इसको भी रहने देते हैं, ये भी करंट से संबंधित है। आप जब भी पेपर देने जाएं तो उस साल का जो भी एसडीआई की रिपोर्ट हो उसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। आप लोग देख रहे हैं हर साल बना हुआ है, हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में बना ही हुआ है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरला का प्रथम स्थान है और इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो प्रश्न बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में सन 2018 में किसमें उच्च मानव विकास सूचकांक था? तो इसमें उत्तर प्रदेश। 2008 में उत्तर प्रदेश आगे था। इसको भी रहने देते हैं। 2000 ये बीपीएससी का है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 2019 के, जो डी था। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं। जो भी हम लोग को जरूरी लगेगा हम लोग जरूर उसको देखेंगे, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण बेयर नेसेसिटी इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, और अगला ये सही है। अगला है BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। BNI 26 संकेतों को आधार है। BNI में 6 महाआयाम होता है। इसका ऑप्शन 1 और 3 सही है। इसमें 6 माह नहीं है, 1 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसके आप चाहे तो व्याख्या पढ़ते, लेकिन साफ नहीं दिख रहा, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, ये सभी करंट से संबंधित हैं, तो हम लोग इनको नहीं करते हैं, क्योंकि करंट से पढ़ेंगे, इनको पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग क्या फायदा पढ़ के इनका। इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी करंट से संबंधित था। तो अब हम लोग ये पूरे हम लोगों ने जितना भी था ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग रोजगार एवं कल्याणकारी योजना देखेंगे, और इसमें 364 प्रश्न हैं जो हम लोगों को सॉल्व करनी है, लेकिन हम लोग उनको कई भागों में देखेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि मैं बहुत क्वालिटी क्लास नहीं दे पा रही हूँ, ना सही से ना ही अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ, ना बोल पा रही हूँ, ना बहुत अच्छी क्लासें हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। आपका सहयोग रहा तो हम लोग एक दिन बहुत अच्छी क्लास लेके आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छी। तो धन्यवाद कि आप लोग बने रहें। आपको कोट कोट धन्यवाद।